हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सब लोग बहुत ही मस्त होंगे और लगातार हमसे जुड़े होंगे और हमारे वीडियो को देख रहे होंगे। देखिए, जो है हम मैथ के यूपी डिलीट के है ना सेकंड सेमेस्टर की जो मैथ है उसका हम 3 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने उसे नहीं देखा तो हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है यूपी डिलीट मैथ के नाम से, उसमें आप जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक चैप्टर जो अगला चैप्टर होता है वो पीछे वाले से कनेक्ट होता है, तो आप उसको देख लेना। तो चलिए आज हम देखेंगे जो है चौथी इकाई को, जो कि क्या है, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं का। संक्रियाएं जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। संक्रियाओं का मतलब क्या होता है? जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। तो किस पर पढ़ेंगे? अब हम पूर्ण संख्या पर आधारित। इसके पहले हम पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। पूर्ण संख्या क्या होती है फिर यहाँ पर भी दिया है, तो एक बार देख लेते हैं हम। चलिए, तो देख सकते हैं यहाँ पे आप कि यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ेंगे। पूर्ण संख्या, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या को दिखाना है। संख्या रेखा पर इसका योग, घटाना, गुणा और संक्रियाओं के प्रगुण भी पढ़ेंगे, है ना। जैसे कि सहचर नियम क्या होता है ना, तत्समक क्या होता है, ये सब भी पढ़ेंगे इसमें हम। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया है कि 5 की पूर्ववर्ती संख्या, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है? कोई भी प्राकृतिक संख्या दी गई हो तो उसके पहले वाले, जस्ट पहले वाली जो संख्या होती है, मतलब कि जो संख्या दी गई हो उसमें से एक कम कर दें तो जो संख्या आती है वो क्या होती है? पूर्ववर्ती संख्या होती है। ऐसे हम उत्तरवर्ती या फिर परवर्ती या फिर अनुवर्ती संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं। वो क्या होती है? वो भी, उसमें क्या होता है कि जब कोई प्राकृतिक संख्या दी गई हो तो उसमें एक जोड़ देते हैं, है ना। तो तुरंत आने वाली, बाद में आने वाली संख्या होती है जो, वो होती है परवर्ती या फिर अनुवर्ती संख्या। तो चलिए देखते हैं हम। अब यहाँ देखो, पूर्ण संख्या के बारे में दिखाया गया है, पूरा बताया गया है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। जब हम प्राकृतिक संख्या के साथ किसको शामिल कर लेते हैं? ज़ीरो को, मतलब शून्य को शामिल कर लेते हैं, तो जो संख्याएं बनती हैं वो सभी क्या कहलाती हैं? होल नंबर्स कहलाती हैं, मतलब पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो कहने का मतलब प्राकृतिक संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है? 1 से, है ना। 1 2 3 4 ऐसे डाट डाट ये जाती हैं आगे तक, ठीक है। तो यदि इसके समूह में, मतलब इसके समूह में अगर हम एक जीरो को भी शामिल कर लें शुरुआत में, तो जब ये पूरा समूह बन गया, जीरो से लेकर ये आगे पूरा, ये सभी के सभी क्या हो जाएगा? ये सभी के सभी हो जाएगा पूर्ण संख्याएं, ठीक है। तो चलिए, ये देखो यहाँ पे दिखाया गया इसी प्रकार, ये पूरा, ये सभी क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। अब क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है। तो देखिए, ये है, अगर आपने नोट नहीं किया होगा तो इसको नोट कर लेंगे कि जीरो जो होती है वो सबसे छोटी क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। और चूँकि प्रत्येक पूर्ण संख्या जो होती है से बड़ी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं, अतः हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होती है, ठीक है ना। कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जैसे कि जीरो है, जीरो से भी बड़ी क्या है? 1 है, कॉमा लगेगा यहाँ पे, फिर 2 है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी पूर्ण संख्या, है ना, कि सबसे बड़ी होती है, मतलब उससे भी बड़ी पूर्ण संख्याएँ होती हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। और एक ही वीडियो में, मतलब इस चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे और आपका मूल्यांकन भी इसी में हो जाएगा, मतलब आपका टेस्ट भी इसी में है। तो थोड़ा लेंदी क्लास होगी, लगभग 1 घंटे तक हो सकती है, तो आप धैर्य बना के बिल्कुल देखेंगे, शेयर कर देंगे एक बार सब लोग। चलिए, तो अब हम देखेंगे क्रमागत पूर्ण संख्याएँ क्या होती हैं। क्रमागत का मतलब ही है क्रम से आने वाली संख्याएँ। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सब बहुत ईजी है। जैसे 4 है, 4 के बाद क्या आएगी? 5 आएगी, 5 के बाद 6, 18 है, फिर 19 है, फिर 20 है, ऐसे 28, 29 है, 30 है, 9, 10, 11 और 12 है, ऐसे ये सब दिया गया है। तो ये जो है संख्याएं जो दी गई हैं, ये कहीं ना कहीं क्या है? लगातार जो है क्रमागत और पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या दिया गया है कि उपरोक्त संख्याओं में, समूहों में जो संख्याएँ दी गई हैं, बाएँ से क्या हो रही हैं? दाएँ क्रमशः 1 - 1, मतलब 1 के अंतर से बढ़ रही हैं। 1 - 1 लिखा है, मतलब 1 के अंतर से यहाँ पे लिखा है, ठीक है। 1 के अंतर से बढ़ रही हैं। तो ये सब तो बहुत ईजी है। तो समूह में आगे आने वाली कोई भी संख्या, है ना, अपने ठीक पहले वाली संख्या की क्या होती है? उत्तरवर्ती होती है। मैंने बताया था ना, उत्तरवर्ती संख्या का मतलब है, जैसे कि किसी में देख लीजिए 4 5 6 वाले को देखो, तो जो यहाँ पे 5 संख्या है, 5 4 5 6 में जो 5 है वो क्या है? 4 की क्या है? उत्तरवर्ती है या फिर परवर्ती है, ठीक है। यही बता रहा है यहाँ पे। तो आगे, किसी समूह की 10 विशेषता वाली सभी संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। ज़रा सोचिए कि यहाँ पे 15 17 और 20 ये क्रमागत संख्याएं हैं या नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। 15 के बाद 17, 17 के बाद 20, देखो ये सभी पूर्ण संख्याएं तो हैं, लेकिन ये क्रमागत संख्याएं नहीं है। क्योंकि क्रमागत का मतलब होता है कि, है ना, अगली वाली जब संख्या आती है एक के बाद दूसरी तो उसमें एक जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो ये सभी होते हैं।
तो ये दिया गया है कि नहीं, ये क्रमागत संख्याएं नहीं हैं, क्योंकि दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर क्या होता है, सदैव एक होता है, याद रखना। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे एग्जाम में दे देगा कि दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग 4 है, संख्याएं ज्ञात करें, तो आप कैसे लगाएंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है ना, x मानेंगे पहले को, तो दूसरी क्या मानेंगे आप, क्रमागत पूर्ण संख्या बोला है तो दूसरे में क्या जोड़ेंगे आप, आपको पता है कि एक का अंतर चलता है क्रमागत में, तो एक अगले पहली तो x हो गई, दूसरी क्या हो जाएगी x + 1, और दोनों के क्या जोड़, तो दोनों को हमने जोड़ दिया, बराबर कितना कह रहा है 4, तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो आपका निकल आएगा संख्या, है ना, x का मान आ जाएगा, फिर x में एक जोड़ देंगे, दूसरी आ जाएगी, तो दोनों क्रमागत संख्याएँ पूर्ण संख्याएँ आ जाएंगी, सही है ना। तो ऐसा ही सवाल लगेगा इससे। चलिए आगे देखते हैं। अब हम आगे दिया गया क्रियाकलाप के बारे में, ये हमारा चैनल है ना, आप अपने फ्रेंड्स तक इसको पहुंचाइए, है ना, सब्सक्राइब करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो है मैथ बहुत जल्द कंप्लीट होगा, क्योंकि 12 ही एक्सरसाइज हैं जिसमें चौथी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर साइंस भी हम वीडियो लेके आ रहे हैं साइंस का, आप उसको भी देख लें, ठीक है। और कोई भी अगर 4th सेमेस्टर का होगा तो उसको भी सब चैनल सब्सक्राइब करवा देंगे, क्योंकि 4th की भी हम बहुत जल्द क्लासेस देंगे। चलिए, क्रियाकलाप में क्या दिया है कि कोई भी 3 क्रमागत, देखना भी यहाँ ध्यान से, अब जिसको भैया आता है वो भी यार, ठीक है ना, इधर उधर मत करे, एक बार देख लेगा, और जो सीख रहे हैं उनको सीखने देगा। तो कोई 3 क्रमागत संख्या ले लीजिए, जिसमें पहली संख्या और तीसरी संख्या को आप जोड़िए, तो जो प्राप्त योगफल आएगा उनका, उसका आप कर दें आधा। तो इस प्रकार क्या होगा, जो प्राप्त संख्या आएगी वो बीच वाली संख्या की तुलना करना है आपको। जैसे देखो, हमने ले लिया 3 क्रमागत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं 1, 2 और 3 ले लिया, तो ये कह रहा है कि पहले और तीसरे को आप जोड़िए, तो पहला मतलब 1 है यहाँ पे, और तीसरा क्या है 3 है, इसको जोड़ो तो 3 और 1 क्या आएगा 4 आएगा। फिर कह रहा है कि इसका जो योगफल है उसका आधा करें आप, तो आधा करने के लिए क्या करें, 2 से भाग करेंगे, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो बताओ इससे तुम्हें क्या मिला इससे निष्कर्ष ये मिल गया कि अगर लगातार कोई भी 3 पूर्ण संख्याएँ हैं, है ना, या क्रमागत संख्याएं हैं, तो पहले और दूसरे जो लास्ट वाली है मतलब तीसरी, उसको आप जोड़े, और उसका अगर आप आधा कर देते हैं, आधा मतलब औसत कर देते हैं उसका, तो जो मान निकल के आता है ना योग करने के बाद, जब भाग करने के बाद, वो क्या होता है, वो बीच वाली संख्या होती है। देख रहे हैं ना, ये आ गया। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि उपयुक्त क्रियाकलाप को करने के बाद आप क्या देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने दिखाया, क्या देखे आप कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्याओं के योगफल का आधा जब हम करते हैं तो क्या होता है, बीच वाली संख्या होती है, जो आती है वो क्या होती है, बीच वाली संख्या निकल के आ जाती है, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब संख्या, पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन, मतलब पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे डिनोट किया जाता है, कैसे दिखाया जाता है, आइए देखते हैं। सर्वप्रथम दिखाने के लिए क्या करेंगे आप, एक रेखा खींचेंगे, क्योंकि आपको रेखा पर दिखाना है ना, तो एक रेखा खींचिए, इस पर एक बिंदु जिसे क्या शून्य अर्थात 0 से अंकित करें, फिर इस बिंदु के दाईं ओर एक अन्य बिंदु लीजिए और उसे बिंदु 1 से अंकित करें। इसी प्रकार दाईं ओर एक के बाद एक आप बिंदु को अंकित करें, और बिंदुओं को 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 डॉट, है ना, आदि से नामांकित कर दें। उसके बाद ध्यान दें कि संख्या रेखा पर प्रत्येक 2 क्रमिक बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, सदैव समान होती है। तो आपसे अगर पूछ सकता है कि जो संख्या रेखा पर जो दूरियाँ होती हैं, 2 क्रमिक बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है क्या होती है, समान, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ऐसे डॉट 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 चलेगा। इधर पॉजिटिव मान होता है ना 0 के उधर, तो ये हो गया, ये हमने दिखा दिया यहाँ पे। तो नीचे दी हुई जो रेखा है ये पूर्ण संख्याओं के लिए क्या है, संख्या रेखा बन जाएगी, क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है 0 से, तो 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 दिखा दिया गया, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम इसके बाद। तो आगे देखिए क्या बोल रहा है कि संख्या रेखा पर देखने से स्पष्ट हो रहा है कि जो संख्या 6 है ना, जो भी हमने बनाया था, वो संख्या 2 के दाईं ओर स्थित है, ठीक है। और संख्या 6 जो है वो संख्या 2 से क्या है, बड़ी है, अर्थात 6 इज ग्रेटर देन क्या दिया है 2। तो बिल्कुल क्लियर सी बात है, तो बड़ा है ही। ऐसे 5 अगर कहता 5 इज ग्रेटर देन 2, तो 5 भी 2 से बड़ा होता है ना, तो ये तो सब बहुत ईजी है। इसी प्रकार कह रहा है कि ये देखो संख्या 5 संख्या 4 के क्या है, दाईं ओर है। देखो जैसे दाईं ओर का मतलब क्या है कि ये संख्या रेखा है, तो मान लो यहाँ पे आप खड़े हो जाएं, तो ये आपका राइट साइड होगा, मतलब ये हो जाएगा राइट मतलब दाईं ओर, और ये क्या हो जाएगा बाईं ओर मतलब लेफ़्ट साइड, ठीक है ना। तो वही चीज़ बता रहा है सब। अब देखो ये तो सब बड़ा ईजी है, इसको आप कर लेंगे, ठीक है। अब इससे निष्कर्ष क्या मिला है कि 2 पूर्ण संख्याओं में वह संख्या बड़ी होती है जो संख्या रेखा पर अन्य संख्या की क्या होती है, दाईं ओर स्थित होती है। तो जो संख्या
अगली संख्या के दाईं ओर स्थित होती है वही क्या होती है, उस पहले वाली संख्या से क्या होती है, बड़ी होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जीरो क्या है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। इसको ज़रूर नोट कर लेना कि जीरो क्या है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। अच्छा ये बताइए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, ठीक है, कमेंट करके आप बताएंगे। और ये बताएंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, ठीक है, और सबसे छोटी सम संख्या कौन है और विषम संख्या कौन है, ये सब आप बताएंगे। कमेंट करके आप बताइए जल्दी से। चलिए ठीक है, देख लेते हैं अब आगे। अब संख्या रेखा पर योग पढ़ेंगे हम। संख्या रेखा पर संख्याओं का योग मतलब पूर्ण संख्याओं का योग। तो पूर्ण संख्याओं के योग को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है कैसे, जैसे 2 और 3 के योग को देखिए यहाँ पे। ये देखो एक संख्या रेखा बनाई गई है, क्लियर है ना। 0 से लेकर 6 तक का डिजिट ले लिया गया है और यहाँ पे दिखा दिया गया है बराबर दूरियाँ लेकर 0 1 2 3 4 5 6। अब योग दिखाना है तो देखो है ना, 2 और 3 का योग कितना आएगा, 5 आएगा। 2 और 3 का योग कितना आएगा, ये तो पता है योग मतलब क्या है, जोड़ना, तो 5 आएगा। तो देखो 2 से 3 को जोड़ा गया है यहाँ पे, 2 से 3, और ये इसको जब जोड़ेंगे तो ये कहाँ तक चलेगा, 5 तक चलेगा, ठीक है। 2 से लेकर जो है 5 तक हम ये बना देंगे, ड्रा कर देंगे लाइन। तो ये हो गया संख्या 2 और 3 का योग, कहाँ पर, संख्या रेखा पर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो दिया गया नीचे कि तीर के सिरे पर बिंदु जो 2 है ना, 2 से प्रारंभ कीजिए, क्योंकि यहीं से हमको यहाँ से जोड़ना है ना 2 से 3 से, चूँकि इसे हमें संख्या 3 को जोड़ना है तो इसलिए हम दाईं ओर क्या करेंगे, 3 कदम, 2 से 3 कदम क्या करेंगे, 3 से 4, 4 से 5 तक चलेंगे। देखो एक कदम ये हो गया पहला कदम, और दूसरा कदम ये हो गया, और तीसरा कदम ये हो गया। तो 2 में आप जोड़ें, 2 में एक जोड़ें ये वाला 3, 3 में एक जोड़े 4, 4 में एक जोड़े 5, तो ये बन गया संख्या रेखा पर, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अब हम आगे। अब देख लेते हैं क्या दिया है, ये दिया है ना। इसी प्रकार ये पूरा आप देख सकते हैं, ये योग कितना 5 है। अब संख्या रेखा पर व्यवकलन, अब देखो याद रखना, व्यवकलन अगर मिल गया तो व्यवकलन का मतलब क्या होता है, घटाना। व्यवकलन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे कि घटाना होता है, ठीक है, माइनस करना। तो अब देखो संख्या रेखा पर 2 पूर्ण संख्याओं के व्यवकलन को भी संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे दर्शा के दिखाया गया है, 0 से 6 तक डिजिट लिए गए हैं। अब संख्या 5 में से 3 को घटाना है, तो आप 5 में से 3 घटाओ कितना आएगा, 2 आएगा। तो कहीं ना कहीं आपकी बार शुरुआत किधर से होगी, इधर से शुरुआत होगी 5 से, और कहाँ तक, 2 तक चलेंगे हम। तो 3 घटाना है ना, तो एक कदम एक एक इकाई है बराबर। तो 5 में से एक गया यहाँ पे 4, 4 में से एक गया 3, 3 में से एक गया 2, है ना, क्योंकि अंतर कितने का होता है लगातार 2 संख्याओं के बीच में, एक एक का। तो ये दिखा दिया गया संख्या रेखा पर। पूछ सकता है एग्जाम में आपसे कि जो है संख्या रेखा पर 5 में से 3 को घटाना है, उसको आप संख्या रेखा पर दिखाइए, या जोड़ना बोल देगा तो दिखा देंगे, आप कर लेंगे, बहुत आसान है। चलिए आगे देखते हैं अब हम। इसके लिए दिया गया पूरा डिटेल कि तीर के सिरे पर बिंदु क्या है, 5 ले लीजिए आप यहाँ पे, फिर 5 से प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि 5 से हमें घटाना है, 2 तक जाना है। तो चूँकि 3 को घटाया जाता है इसलिए बाईं ओर क्या करेंगे, एक मात्रक वाले 3 कदम चल देते हैं और बिंदु हम 2 पर पहुँचते हैं। अतः 5 में से 3 को घटाने पर क्या मिलता है, 2 मिलता है। ये तो बड़ा इजी है, लेकिन संख्या रेखा पर दिखाना ही पूछेगा एग्जाम में, ये थोड़ी पूछेगा कि 5 में से 3 क्या बताओ कितना होता है, ये तो बड़ा इजी है, ये तो सब कर देंगे, ठीक है ना। संख्या रेखा पर दिखाना पूछ सकता है आपसे। तो चलिए आगे देखते हैं हम। यदि हमसे कहीं पर त्रुटि हो जाती है ना, तो आप जो है उसके लिए हम पहले से बता रहे हैं कि सॉरी है, हो सकता है मिस्टेक हो जाए कहीं, तो उसके लिए सॉरी रहेगी, ठीक है ना, हो जाता है कभी कभी। चलिए देखते हैं आगे, मान लो हो गया तो कहीं, क्योंकि आप सभी जो है फ्रेंड्स हैं हमारे, और कोई हमसे बड़ा होगा एज में, कोई छोटा होगा, ठीक है ना, तो सही है। चलिए आगे देखते हैं हम। संख्या रेखा पर गुणन, मतलब संख्या रेखा पर क्या, गुणन करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत इजी लग रहा होगा ना, इजी है भी, सही बात है, इजी लगना भी चाहिए, लेकिन जो है ऐसे ही पूछ सकता है एग्जाम में कि संख्याएं दे देगा और इसका गुणन का नियम पूछेगा, घटाना पूछेगा। तो वही हम सीख रहे हैं कि इसमें कौन कौन सा, तो जोड़ना तो चल गया था, घटाना भी पढ़ लिए हम, अब हम गुणा पे आ गए, है ना। तो 2 पूर्ण संख्याओं के गुणन को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन गया, पूछ लेगा कि ये बताओ कि 2 पूर्ण संख्याओं के गुणन को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं आप कि नहीं दिखा सकते हैं, तो आप बता देंगे दर्शाया जा सकता है। तो आइए देख लेते हैं कैसे। एग्जाम्पल दिया गया जैसे 2 गुणे 5, बताओ 2 पंचे क्या होता है, 10 होता है, 2 पंचे 10 होगा। अब इसको संख्या रेखा पर दिखाना है, तो देखिए क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, उसके नीचे लिखा है नोट कि 0 से प्रारंभ कीजिए आप, ठीक है, 0 से प्रारंभ करेंगे और दाईं ओर एक बार में 2 मात्रकों के बराबर के कदम चलिए, क्योंकि यहाँ 2 का टेबल चलना है हमें, 2 2 का, सही है ना। तो क्योंकि 2 पंचे 10, तो 5 बार हम चलेंगे, वही दिखा रहा है। तो ऐसे 5 कदम चलिए। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि बिंदु 10 पर पहुँचते हैं, अर्थात 2 गुणे 5 बराबर 10। देखो
जीरो चले यहाँ 2, तो पहले तो 2 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। 2 इकाई आ गया दूरी यहाँ पे। अब 2 से 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8, 8 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 10, ठीक है। ये चीज़ कह रहा है ये। अब आगे देख लेते हैं हम आगे। अब क्रमागत पूर्ण संख्याएं के बारे में और हम देख लेते हैं क्या दिया है यहाँ पे। क्रमागत पूर्ण संख्याएं, ठीक है, ऐसी पूर्ण संख्याएं जिसमें ठीक आगे वाले आने वाली संख्या उस संख्या की क्या हो, उत्तरवर्ती है। उत्तरवर्ती का मतलब मैंने बताया था आपको, पहले भी आप पढ़ चुके हैं, है ना, इसके पिछले वाले एक्सरसाइज में। उत्तरवर्ती का मतलब क्या होता है, जो भी संख्या दी गई हो उसमें आप एक जोड़ दें, प्राकृतिक संख्या जो भी दी गई हो, है ना, तो उसमें अगर आप एक जोड़ देते हैं तो जो संख्या आती है वो दी गई संख्या की क्या होती है, उत्तरवर्ती, मतलब बाद में आने वाली संख्या। सही है। तो अब देखते हैं, उत्तरवर्ती हो क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। देखो जैसे कि 15 है, 15, 16, 15 और 16 क्रमागत भी हैं और ये क्या है, पूर्ण संख्याएं भी हैं, बिल्कुल हैं। अब आगे देखो, पूर्ण संख्याओं पर अब संक्रियाओं के प्रगुण पढ़ेंगे और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा अब जो चलेगा अब तो, ठीक है। क्या है कि यहाँ पे पूर्ण संख्याओं पर योग के प्रगुण पढ़ेंगे, तो योग का संवरक प्रगुण पढ़ेंगे। क्या कहता है ये कि 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। याद रखना कि 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होती है। ये क्या कौन बताता है, इसमें कौन सा प्रगुण लगेगा, तो योग का संवरक प्रगुण लगेगा, ठीक है। अब चलिए हम इसमें देख लेते हैं आगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में 2 + 3 बराबर क्या दिया है 5, तो क्या है 5 एक पूर्ण संख्या तो है ना। ऐसे जब आप मान लो 5 और 7 दे दिया जाए तो 5 और 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5 और 2, 5 और 7 कितना आ जाएगा 12, 12 भी क्या हो जाएगी, एक पूर्ण संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब आगे देखो, उसी के अंतर्गत पढ़ेंगे योग का क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय, है ना, इसमें क्या होता है, तो क्रम विनिमय का अर्थ क्या होता है पहले आप जान लें कि 2 पूर्ण संख्याओं का योग क्रम बदलने से क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि a + b है तो इसको हम लिख सकते हैं b + कितना a, तो ये जो नियम बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय प्रगुण बोलते हैं, ठीक है ना, पूर्ण संख्याओं का। तो ये सिस्टम है, जैसे कि यहाँ 1 है और b को क्या मान लें, 2 मान लें, तो इसको हम 2 + 1 भी तो लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का जोड़ देखें बराबर आएगा, तो इसीलिए a + b को b + a लिख सकते हैं। यही क्या है, क्रम विनिमय नियम। और इससे जो है पूर्ण संख्या का योग करने पर जो है इनके जो मान होते हैं वो क्या होते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। देखो यहाँ दिखाया गया है कि 5 + 7 = 12 और चाहे 7 + 5 = 12, तो ये देखो दोनों को दिखा दिया गया कि इसलिए 5 + 7 = 12 बराबर 7 + 5। क्रम तो बदल गया लेकिन योग करने पर इनका जो मान है वो अपरिवर्तित है, मतलब वही है, ठीक है। अब देखो योग का तत्समक अवयव क्या होता है। अब देखो ये क्या है, तत्समक अवयव का मतलब क्या है, योग में किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये है योग का तत्समक अवयव। याद रखना, योग का तत्समक अवयव या क्या कहता है कि यदि हम किसी भी संख्या में पूर्ण संख्या में 0 को जोड़ें तो जो पूर्ण संख्या का मान है वही रहता है, मतलब उसके मान में कोई चेंजिंग नहीं आती है, ठीक है। तो ये देखो दिखाया गया कि 7 + 0 बराबर कितना, 7 ही तो आएगा, ये मतलब है। इसी कारण शून्य को योग का तत्समक अवयव कहते हैं, है ना। तो शून्य को योग का क्या कहते हैं, तत्समक अवयव। इसको आप नोट कर लेना, ठीक है ना। चलिए आगे, अब योग का साहचर्य प्रगुण पढ़ेंगे, है ना, योग का साहचर्य प्रगुण पढ़ेंगे। देखिए ये क्या होता है, इस प्रगुण में 3 संख्याओं के योग में, इस प्रगुण में क्या होता है, साहचर्य में 3 संख्याएं होती हैं और 3 संख्याओं के योग में किन्हीं 2 संख्याओं का योग पहले निकाल लेने के बाद इसमें तीसरी संख्या का योग करने पर योगफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखो दिखाया गया है कि 2, ये मान लो a है, पहला संख्या a है और ये 3 है b और 4 है c, तो a प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या b + c बराबर, इसको आप जोड़ो तो बोडमास के नियम के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो सबको पता है। तो ब्रैकेट में जब सॉल्व करेंगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 और उसके पहले 2 है तो 4 कितना आएगा, इसका सम कितना आएगा 9 आएगा। क्लियर है ना। ऐसे अब देखो यहाँ क्या था, a बाहर था b + c अंदर था ब्रैकेट में। अब देखो अब की बार a + b को ले लिया है और c को अलग कर दिया है, तो भी तो उसका जोड़ कितना आएगा 9 ही आएगा। तो ये जो नियम बन रहा है ना, इस नियम को क्या कहते हैं, योग का साहचर्य नियम कहते हैं। इससे एक फार्मूला जनरेट हो गया, क्या हो गया कि a अभी इससे मूल्यांकन होगा आपका, ठीक है ना। तो चेक करेंगे भी a प्लस ब्रैकेट में कितना b + c अगर दिया है तो बराबर में हम क्या लिख सकते हैं a + b और प्लस में कितना c, ये लिख सकते हैं। ऐसे ही हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि मान लो कर दें कि a
प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी, ए अलग बी प्लस सी कर दें, है ना। तो इसमें क्रम बदलने से ही, क्योंकि योग में संख्याएं हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो साहचर्य में क्या होता है, योग का साहचर्य का मतलब है कि 3 संख्या होंगी, है ना, उनको जो है हम क्रम बदल देंगे, बट योग करेंगे तो दोनों तरफ, दोनों पक्षों में मान क्या होगा, सेम ही आएगा। ये मतलब है इसका, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि प्रशिक्षुओं को, मतलब जहाँ आप लोग पढ़ रहे हैं स्कूल में, तो वहाँ के जो टीचर हैं उनका दायित्व है कि ये आप इस प्रगुण को आपको अनेक उदाहरण देकर समझाएं, ठीक है ना। तो फिलहाल हम बताते हैं, हम तो देख ही रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या बता रहे हैं, जैसे कि कहते हैं कि 5 है प्लस, है ना, 4 है और प्लस कितना है, 5 है। ये देखिए ये कर दिया, तो इसका योग बताओ कितना होगा, तो 5 तो ऐसे रहेगा। और पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है हमेशा, बोडमास का नियम ही पहले लगता है। तो 5 4 9, जब इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 14 आएगा। इसी प्रकार अगर हम ऐसे लिख दें कि 5 प्लस 4, ये मतलब है समझाने का, और प्लस 5 अलग कर दें, तो बताओ ब्रैकेट के नियम के अनुसार आपकी बार कितना आ जाएगा, 5 4 4 9, 5 4 9, 9 पहले आ जाएगा, और प्लस कितना बचा है, 5 बचा है, तो इसका भी जोड़ तो कितना आएगा, 14 ही आएगा। तो ये मतलब है इसका। तो समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, है ना। भैया क्लास में डिस्टर्बेंस याद ना करें, ठीक है ना। अगर कोई कर रहा है तो आप इसको समझ लें, क्योंकि बाद में फिर वही होगा कि ये जो नियम पढ़ रहे हैं ना, यही पूछेगा एग्ज़ाम में, क्योंकि बाकी सबको आता है जोड़ना घटाना गुणा भाग करना, ठीक है। तो नियम पूछ लेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए तैयार रहें आप, अभी से आराम से पढ़ें, ठीक है, बिल्कुल धैर्य बना के चलिए। और आज की क्लास हमें लग रहा है 1 घंटे भी पार हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, पूरा सीख भी लेंगे आज। और अभी आपका टेस्ट भी होगा, मैंने बार बार बताया कि आप लास्ट तक बने रहें। अभी आपसे पूछेंगे भी कि क्वेश्चन में कौन सा नियम लग रहा है, तो आप ध्यान से पढ़ना बिल्कुल। अब देखिए पूर्ण संख्याओं पर घटाने के प्रगुण पढ़ेंगे हम, पूर्ण संख्या पर ही आधारित सब पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये चैप्टर ही पूरा पूर्ण संख्या पर आधारित है। तो चलिए देखिए, अब घटाने का संवर्ग प्रगुण पढ़ेंगे हम। देखिए यहाँ पे क्या दिया, 2 संख्या दी गई हैं, तो a माइनस बी, मतलब 7 यहाँ पे a है और 4 b है, तो बताओ क्या होगा, 3 आएगा। तो घटाने पर भी क्या आता है, जो मान वो भी एक पूर्ण संख्या होती है, ये मतलब है। अब बताओ 4 में से 7 गया तो क्या आएगा, -3। अब बताओ क्या -3 एक पूर्ण संख्या होगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से प्लस की ओर जाती है, और इधर बाईं ओर जब चलते हैं तो माइनस में मान आते हैं, तो वो पूर्ण संख्या नहीं होती, वो क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, और परमेय संख्या हो सकते हैं, लेकिन वो कोई ज़रूरी नहीं कि वो पूर्ण संख्या आए, ठीक है ना। देख रहे हो आप। तो कहने का मतलब यही है कि जब हम छोटे नंबर में से बड़े नंबर को घटाएंगे तो क्या आएगा, मान माइनस में आएगा। तो फिर यहाँ पे इसमें तो बताओ ये प्रगुण क्या हो गया, फेल हो गया, है ना। तो यहीं पर दिया है देखो, अर्थात किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव क्या होती है, पूर्ण संख्या नहीं होती। याद रखना, कोई ज़रूर नहीं है कि कोई 2 पूर्ण संख्या है तो उसका जो अंतर हम करें तो उसका जो है ना, अंतर करने के बाद जो मान आएगा वो सदैव पूर्ण संख्या ही बने। देख ही रहे हो आप, नहीं बन रहा है। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि a माइनस बी बराबर b माइनस ए होता है। देख रहे हो ना, एक फार्मूला बन गया यहाँ से कि a माइनस बी कोई ज़रूरी नहीं है कि ये b माइनस ए के बराबर हो, ये मतलब था इसका। तो ये देखो यहाँ पे, ये तो नियम हो गया। घटाने की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं है, मतलब इस पर लागू नहीं होती है, ठीक है ना, देख सकते हैं आप। तो चलिए आगे हम देखते हैं। अब घटाने के क्रम विनिमय पढ़ेंगे। इसके पहले हम योग का पढ़ चुके थे सब नियम, अब यहाँ पे हम घटाने का पढ़ रहे हैं। तो देखिए घटाने का क्रम विनिमय प्रगुण पढ़ेंगे यहाँ पे हम। तो इसमें क्या दिया, जैसे कि यहाँ पे 3, एक संख्या a है मान लेते हैं 3, और b है 5, तो 3 में से 5 गया क्या आएगा, -2 आएगा। इसी प्रकार अब की बार b में से a घटा दिया तो कितना आया, 2 आ गया। तो क्या एक क्रम विनिमय हो गया, यहाँ पे देखो क्रम बदल गया ना। वही चीज़ a माइनस बी बराबर b माइनस ए नहीं हो सकता है। तो वही कह रहा है कि घटाने की संक्रिया में क्रम विनिमय नियम भी लागू नहीं होता है। इन नियमों को आप ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे घटाने में शून्य की तत्समकता, वहाँ पर भी हम पढ़े थे, ठीक है, जोड़ने पे पढ़े थे। तो जोड़ने पे तो लागू था, अब यहाँ देखते हैं होता ही नहीं होता है। तो एक संख्या क्या है, 5, 5 में से 0 गया, मतलब दूसरी 0 है तो 5 आएगा, जो कि पूर्ण संख्या तो आ गई, है ना। दोनों पूर्ण संख्याएं थी यहाँ पे, 5 भी पूर्ण है, 0 क्योंकि हम पूर्ण संख्या ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो 5 में से 0 गया, 5 आया, तो 5 तो पूर्ण संख्या है, क्लियर है। लेकिन अब देखो, अब 0 में से 5 घटाओ, क्योंकि 0 भी पूर्ण संख्या है और 0 में से 5 घटा रहे हैं, तो बताओ कितना आएगा, कम में से ज़्यादा घट रहा है तो माइनस में मान आएगा। क्या ये पूर्ण संख्या है, नहीं है ना। तो ये नियम यहाँ पर भी लागू नहीं होता। तो इसीलिए कह रहा है कि अर्थात घटाने की संक्रिया में पूर्ण संख्याओं के लिए जो 0 होता है ये तत्समक अवयव नहीं होता है, जबकि जोड़ में था, जोड़ के लिए था ये तत्समक अवयव, लेकिन इसमें घटाने में नहीं है। सही है ना, समझ में आ गया होगा अच्छे से।
तो एक बार आप शेयर ज़रूर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि क्लास थोड़ी सी लेंदी चलेगी आज, और पूरा एकदम एक ही क्लास में सब ख़त्म कर देंगे इसको पूरा, और आपका तैयारी भी बढ़िया से हो जाएगी। चलिए अब ज़रा ध्यान से देखो, घटाने की संक्रियता में साहचर्य प्रगुण पढ़ेंगे। साहचर्य में कितनी संख्याएं होती हैं? 3। अभी हम पढ़े थे इसके पहले। तो देखो यहाँ पे एक ये हो जाएगी 7, यहाँ पर ए है, और बी है 5, ठीक है, और सी क्या है 3 है। तो 3 संख्याएं यहाँ पे ले लिया है। कहने का मतलब है कि ए माइनस बी ब्रैकेट में और माइनस क्या सी बराबर, देखो यहाँ पे कितना निकाल के दिया इसने मान कि 2 में से 3 गया कितना है, देखो 7 में से 5 गया 2, और 2 में से 3 गया कितना आया, -1 आया। अभी देखते हैं, इसको बनाते हैं हम ऐसे। 7 माइनस फिर क्या कर दिया, 5 माइनस 3 कर दिया, तो देखो इसका मान क्या आ गया, प्लस में आ गया, जबकि इसका मान क्या है, माइनस में, और यहाँ पर भी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो प्रगुण होता है ये इसमें भी नहीं लागू होता है। घटाने की संक्रिया में साहचर्य का नियम लागू नहीं होता है। किस संख्या के लिए? पूर्ण संख्याओं के लिए। पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ने याद रखना। तो हम ये नहीं कह सकते कि ए माइनस बी एक ब्रैकेट में उसके बाद माइनस सी बराबर जो है ए माइनस बी माइनस सी होता है, ये नहीं होता है। तो इसीलिए ये नियम भी यहाँ पे जो है इस पर लागू नहीं होता है, ठीक है, ये दिया गया है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आपको लगता होगा कि जो है सब बुक से इसे पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन भैया समझाना जो है बहुत ही मेन होता है, ठीक है ना। पढ़ाने को तो कोई पढ़ा सकता है, आपको पता है, आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, अर्थात घटाने की संक्रिया जो है पूर्ण संख्याओं के लिए साहचर्य नहीं है। अभी हमने पढ़ लिया था कि पूर्ण संख्या के लिए साहचर्य नहीं होती है। कौन? घटाने की संक्रिया। इसका अन्य उदाहरण लेकर समझाना है तो आप देख सकते हो। जैसे हमने ले लिया उदाहरण, चलो देखो, हमने मान लो यहाँ पे ले लिया एक संख्या 10, दूसरी ले लिया है 15, इसको ले लेते हैं ब्रैकेट के अंदर और माइनस कर देते हैं 5, ठीक है। तो क्या हम चेक करते हैं कि क्या इसका जो मान आएगा, जो यहाँ पे आएगा, क्या ये 10 माइनस 15 माइनस 5 के बराबर है? यही चेक करके बताना है। तो यहाँ तो बोर्डमास का नियम कहता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। तो 10 में से 15 गया क्या आएगा, -5 आएगा, सही है ना। और -5 आएगा यहाँ पे और -5 यहाँ पहले से है, तो दोनों माइनस में है संख्याएं, तो दोनों क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो -5 क्या आएगा, -10। चलो इसका मान तो ये आ गया। अब इस पर फॉलो करते हैं, लगाते हैं कि ये भी वही आता है। तो 10 तो बाहर ही रहेगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो 15 में से 5 गया कितना आएगा, 10 आएगा, सही है ना। अंदर 10 आया प्लस में। अब माइनस अंदर जब गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा 10। अब ये 10 यहाँ प्लस में है और इसके अंदर 10 माइनस में आएगा। 10 में 10 ये क्या, 0। देख रहे हो ना, लागू ही नहीं हो रहा है, तो इसीलिए बताया गया। अब हम गुणा का संवरक पढ़ेंगे हम। चलिए देख लेते हैं हम गुणा के लिए, ठीक है। यहाँ पे इसको इरेज कर लेते हैं। अब गुणा के लिए पढ़ते हैं। चलो देखो क्या दिया है यहाँ पे, पूर्ण संख्या में गुणा के प्रगुण। जोड़ना पढ़ लिए, जोड़ने पे सब पे लगभग लागू था, सब पे था लागू ना नियम। साहचर्य के लिए, क्रम विनिमय के नियम सब के लिए लागू था, लेकिन घटाने वाले में लागू ही नहीं हुआ। अब इसी प्रकार हम पढ़ेंगे यहाँ पे किसमें, गुणा में। तो गुणा का पहले समरक प्रगुण पढ़ते हैं, पहला वाला। तो उसमें 2 संख्या का गुणा करके देखेंगे। 2 संख्याएं हैं, जैसे ए और बी, मतलब 2 ए है और 5 बी है। तो a गुणे बी बराबर ए बी आता है, तो मतलब 5 गुणे 2 या 2 गुणे 5 बराबर 10। चलो ठीक है। तो 6 गुणे 3 बराबर कितना, 18। 7 गुणे 5 बराबर कितना, 35। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये पालन करता है कि नहीं करता है। तो देखो आप, a गुणे बी बराबर क्या होता है, ए बी ही आता है। तो ऐसे हम ये लिख सकते हैं कि 1 गुणे 2, 2 संख्या है तो इसका मान क्या आएगा, 2 आएगा। और चाहे इसको हम 2 गुणे 1 लिखें तो भी कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये तो फॉलो कर रहा है ना, इसका अनुसरण ये कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 पूर्ण संख्याओं को, यहाँ हर बार पूर्ण संख्या, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं पूर्ण संख्या, है ना। 2 पूर्ण संख्याओं को आपस में गुणा करने के बाद एक क्या आती है, पूर्ण संख्या ही मिलती है। देख सकते हो आप, यहाँ 1 भी पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है, और गुणा करने के बाद 2 आया, जो कि ये भी पूर्ण संख्या है। तो ये मतलब है इसका। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएँ जो होती हैं वो गुणन के संवरक के नियम का पालन करती हैं। गुणा वाले में कर रही हैं, देख सकते हैं आप। आगे अब देखो, अब क्रम विनिमय देखते हैं, है ना। सब में नियम वही है, बस केवल कहीं गुणा का है नियम, कहीं भाग का है, कहीं जोड़ का, कहीं घटाना, क्योंकि चैप्टर ही यही है। तो चलिए अब देखते हैं गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण पढ़ते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ 2 संख्या को चेक करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 2 गुणे 5 बराबर 5 गुणे 2 बराबर कितना, 10 आ गया, सही है। ऐसे 6 गुणे 3, ये 3 गुणे 6 बराबर कितना, 18 ही आएगा। तो ये देख सकते हैं आप, क्रम विनिमय हो गए। क्रम में इसका जो है बदल गया ना क्रम विनिमय। ये देखो a गुणे बी बराबर बी गुणे कितना, ए, ये हो गया इसका मान। तो यहाँ पर भी जो हम कह सकते हैं, इसके पहले वाले में जो था, यहाँ
ए गुणे बी ना लिखे, आपको केवल वहाँ गुणा करके देखना था दो पूर्ण संख्याओं का कि उनका जो मान आता है वो भी पूर्ण संख्या होती है ना, तो होती थी, सही है, आप पीछे देख सकते हैं। अब यहाँ क्रम विनिमय है, मतलब ए गुणे बी का मतलब क्रम विनिमय यहाँ होगा बी गुणे ए, ये है क्रम विनिमय, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी फॉलो कर रहा है, देख सकते हैं आप। तो इसके लिए भी क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब ये भी क्या है, अनुसरण करता है। गुणन का क्रम विनिमय परगुण जो होता है लगता है पूर्ण संख्याओं के लिए। आगे अब शून्य का गुणन, जैसे वहाँ शून्य का तत्समक पढ़े थे, यहाँ शून्य का गुणन परगुण पढ़ेंगे। तो देखो शून्य से गुणा किया, कितना आया, शून्य आया। शून्य का यहाँ 5 से गुणा किया, फिर भी कितना आया, शून्य आया, ठीक है। तो आगे हम देख सकते हैं। अब बताओ आप क्या कहेंगे, यहाँ पे ये लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जीरो गुणे चाहे जितना बड़ा नंबर ले लो आप, तो भी कितना है गुणा करने के बाद, जीरो। अतः पूर्ण संख्याओं में से किसी भी संख्या में शून्य से गुणा करने पर गुणनफल सदैव क्या प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। तो ये तो लग रहा है सही है ना। शून्य से किसी भी पूर्ण संख्या में गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, शून्य ही आएगा। तो सही है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम। चलो देखो अब आगे गुणन का तत्समक अवयव देखेंगे अब हम, कि जो है तत्समक अवयव कितना होता है, 1 होता है। तो गुणा में देखो यहाँ पे 0 गुणे 1 लिखा है, इसका मान क्या है, 0। 1 से में सबसे गुणा हुआ, ये है इसका तत्समक अवयव, ठीक है ना। तो 1 गुणे 1 बराबर कितना, 1। 5 गुणे 1 बराबर कितना, 5। ऐसे इसमें गुणा किया तो यही मान आ गया। तो अतः हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं में से किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, अर्थात जो 1 है इसको हम गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। 1 क्या है, गुणन का तत्समक अवयव है, बिल्कुल है, क्योंकि जब भी हम यहाँ पर किसी भी संख्या में 1 से गुणा कर रहे हैं तो सब का मान वही आ रहा है जो संख्या थी, है ना। तो ये भी सही है। अब साहचर्य नियम देख लो यहाँ पे, ठीक है। गुणन का साहचर्य नियम देखें आप, परगुण। तो किन्हीं 3 साहचर्य में 3 संख्या लेना पड़ेगा आपको। तो किन्हीं 3 पूर्ण संख्याओं के गुणनफल में यदि किन्हीं 2 संख्याओं के गुणनफल को अन्य किसी तीसरी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल में कोई अंतर नहीं आता। इसका मतलब है जैसे कि 3 संख्या हैं, ए गुणे बी, ये साथ में है, और गुणे क्या करते हैं, गुणे कर देते हैं यहाँ पे सी, है ना। तो गुणे अगर हम यहाँ पे सी कर देंगे तो बताओ क्या आएगा, गुणे सी बराबर क्या आएगा, इसको हम लिख सकते हैं कि सी गुणे, है ना, बी गुणे ए। सही है, ये तो नियम फॉलो करेगा। इसका एग्जांपल लेके यहाँ पे दिखाया भी गया है। और से जैसे कि 1 है मान लो ए, और बी है 2 और सी है 3, तो बताओ गुणा करके 3 दूनी 6 कम 6 ही आएगा। ऐसे जब आप इधर भी रखोगे तो भी कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये भी इस पर जो है कोई अंतर नहीं होता, मतलब ये भी गुणन का साहचर्य परगुण लागू होता है पूर्ण संख्याओं के लिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे गुणन संक्रिया का योग पर वितरण, गुणन संक्रियाओं का योग पर वितरण नियम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अब हम। वितरण का मतलब क्या होता है, बांटना, है ना। तो देख लो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पर एक संख्या है 3, अब ब्रैकेट में गुणे लगा दिया है, गुणा पर विनिमय नियम चल रहा है यहाँ पे, वितरण का नियम। तो ब्रैकेट में क्या है 4 + 5, तो बताओ क्या आएगा, 3 गुणे 5 और 4 कितना, 9। तो 9 तरी कितना आया, 27। ध्यान से देखना है इस वाले क्वेश्चन को। अब अगर 3 से अंदर गुणा करो, 3 से 4 में गुणा होगा, ये तो होता है, फिर 3 से 5 में गुणा होगा। तो बताओ 3 गुणे 4 प्लस चिन्ह तो लगेगा ही, चिन्ह का गुणा होगा ही होगा। तो बताओ कितना आया, 15, और 12 + 15 आ गया। तो इसका भी मान कितना आ गया, 27। मतलब इसका है कि ए है, ब्रैकेट में यहाँ पे गुणा लगा है, ब्रैकेट में क्या है बी + सी है, ये दिया है। तो जो मान इसका आएगा यहाँ पे, जो भी मान आएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए गुणे बी, मतलब ए से बी में गुणा करो और फिर ए से सी में चिन्ह के साथ, तो प्लस ए × सी। जो इसका मान आएगा दोनों के क्या होगा, सेम होगा। चाहे आप इस पर रख के मान रख चेक करो, वही मान इधर ला के चेक करो, तो भी सेम आएगा। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है, ये सेम है। तो अतः पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन संक्रियाओं पर योग का वितरण होता है, ठीक है। इस प्रकार अन्य उदाहरण लेकर आपको समझना है तो आप समझ सकते हैं, मान रख के देख सकते हैं। चलिए अगला देखो, गुणन का घटाने पर वितरण नियम। अब जो है गुणन का पढ़ेंगे हम, गुणा तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन संख्याओं को आपस में घटाने के बाद उनका वितरण करेंगे अलग अलग, उसका नियम पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे एक संख्या ए दिया है, इसको मान लेंगे b - c है। तो इसको जब सॉल्व करें बताओ कितना आएगा, ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, तो 5 में 7 गया -2 और इंटू में 2 लगा है, तो 2 दूनी 4, लेकिन किस में, माइनस में 4। क्लियर है ना। तो ऐसे इसको हम अंदर गुणा करके देखें तो 2 × 5 = 10, -2 = 14। तो घटाएंगे 10 - 14 कितना आएगा, -4 ही आएगा। एक प्रकार से फार्मूले जनरेट हो रहे हैं यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो दोनों बराबर हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए जो गुणन संक्रिया का घटाने का नियम होता है वितरण, वो इस पर भी लागू होता है।
अब हम भाग के लिए देख लेते हैं, क्या ये भाग पर भी फॉलो करता है गुणन का नियम। तो पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया पढ़ेंगे अब हम। तो भाग की संक्रिया में संवरक पर गुण पहला पढ़ेंगे अब हम, है ना। जब यहाँ पे पूर्ण संख्याओं के युग्म दिए गए हों, जोड़े, जैसे कि 5 6 का जोड़ा दिया है, 2 5 का दिया है, 0 5 का दिया है, 5 8 का दिया है, ये सभी के सभी क्या है, पूर्ण संख्याएं के जोड़े हैं ना। जैसे 5 6 में 5 भी पूर्ण संख्या है, 6 भी पूर्ण संख्या है। तो अब हम देखते हैं कि प्रत्येक दशा में प्रथम पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या से भाग देने पर हमेशा पूर्ण संख्या, है ना, क्या होती है, हमेशा पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होती है। ये देखिए, हमेशा पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है, मतलब यहाँ पे भाग की जो संक्रिया है वो संवरक नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जैसे 5 को आप 6 से भाग करो, है ना, 5 को 6 से भाग करेंगे तो पूर्ण अंक में आएगा ही नहीं, ये मतलब है इसका, तो पूर्ण संख्या नहीं मिलेगी। चलिए आगे देख लेते हैं हम, बस थोड़ी देर के बाद है, उसके बाद आपका मूल्यांकन होगा, ठीक है। तो 0 से पूर्ण संख्याओं में भाग करना। तो बताओ आप 6 को 0 से भाग करो, जल्दी बताओ कितना आएगा उत्तर। ये आपके लिए होमवर्क है, बताइए जल्दी से। 6 को भाग करो 0 से, मतलब 0 से भाग करना है 6 को, भाग करके बताएं क्या होगा। किसी पूर्ण संख्या में 0 से भाग देने पर मान जो आएगा वो अपरिभाषित नहीं है, मतलब इनफाइनाइट आता है, याद रखना। कितना आता है, इनफाइनाइट। अगर 0/1 लिखा है तो इसको जब भाग करेंगे 1, इसका मतलब क्या है कि 0 को 1 से भाग करो, 0 को 1 से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। लेकिन अगर लिख दे कि 1/0, मतलब 0 से 1 को भाग करो, तो आप भाग नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब होता है कि परिभाषित नहीं है, मतलब अनंत होता है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देखो दिया गया है तीसरा, ये तो हो गया। अब पूर्ण संख्याओं में 1 से भाग कीजिए आप, ये देखो तो वही संख्याएँ आ जाती हैं, देख सकते हो आप। अरे जैसे A को 1 से भाग करो कितना आएगा, A ही आएगा, ठीक है ना। और जैसे B है, B को 1 से भाग करो तो कितना आएगा, B टाइम से ही जाएगा, तो ये मतलब है इसका। तो 1 से भाग करने पे वही संख्या जाती है जिसको भाग किया जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, किसी पूर्ण संख्या में 1 से भाग देने पर भागफल वही संख्या प्राप्त होती है, ये दिया गया है, ठीक है। आगे 0 में किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग करें आप। शून्येतर पूर्ण संख्या का मतलब जानते हो क्या होता है, नॉन निगेटिव इंटीजर, है ना। जो होगा, जो संख्या होगी वो क्या होगी, निगेटिव नहीं होगी, नहीं शून्य समझ के आप क्या करें, शून्येतर का मतलब क्या होता है, संख्याएं प्लस में सब होंगी, ठीक है, जो भी होंगी पूर्ण संख्याएं। अब 0 को जगह यहाँ 5 से भाग करके दिखाए गए हैं, तो बताओ कितना आएगा, 0 टाइम्स आएगा, अभी मैंने बताया था। ऐसे 0 को 6 से भाग करो तो भी 0 आएगा, 0 को चाहे इतने से भाग करो 0 ही आएगा। तो किसी शून्येतर पूर्ण संख्या का भाग 0 में देने पर क्या होता है, जो भागफल होता है वो 0 ही प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं इसके बाद, बस थोड़ा सा और आप पेशेंस बना के रखेंगे। देखिए, किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी शून्येतर पूर्ण संख्या का भाग देना। जैसे 5002 है, उसको 5002 से ही भाग किया गया, तो बताओ कितना आएगा, ये क्या आएगा, एक। ये तो सबको आता है कि एक को ही से भाग करेंगे कितना आएगा, एक ही तो आएगा, एक बार जाएगा, चाहे इतना बड़ा मान हो, 1000 है, 1000 को 1000 से भाग करो कितना, एक के तो आएगा। ऐसे ही सब दिया गया पूरा, ये बहुत ईजी है। तो हम कह सकते हैं किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी शून्येतर पूर्ण संख्या का भाग देने पर जो भागफल होता है कितना आता है, सदैव 1 आता है। अतः शून्येतर का अर्थ है शून्य के अलावा, मैंने बताया था ना, शून्येतर का मतलब है शून्य को छोड़ने के बाद जितनी संख्याएं आएंगी प्लस वाली वो सभी होती हैं, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर शून्येतर को। तो प्रशिक्षुओं से अन्य उदाहरण देकर उस पर चर्चा करें। हो गया उदाहरण यार, ठीक है ना। जैसे कि B को B से भाग कर दो आप, तो कितना आएगा, एक ही तो आएगा। तो ये मतलब है कि जब भी कोई संख्या शून्येतर दी गई होगी और उसको उसी संख्या से भाग करेंगे तो उसका जो भागफल आएगा सदैव कितना आएगा, 1 होगा, ये मतलब है इसका। चलिए अब देखते हैं भाई, आगे आपका मूल्यांकन शुरू, है ना। अब आपकी बारी है, आप कॉपी किताब उठाएंगे और बताएंगे फटाफट आंसर। चलिए पहला क्वेश्चन आपके लिए, चलो देखो, जूम कर दे, सही से ना दिख रहा हो तो। चलिए अब पहला क्वेश्चन आप बताएंगे। चलो देखो, संख्याएं दी गई हैं 20, है ना। उसके बाद एक संख्या दी गई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,00,000 और 5,000 और 700 की क्रमागत संख्या बताओ आप। ये सभी की सभी पूर्ण संख्या है कि नहीं, पहले ये बताओ। ये सभी पूर्ण संख्या है जी, बिल्कुल है ना, क्योंकि ये 0 के बाद सभी धनात्मक संख्या हैं, ये पूर्ण संख्या में है, काउंटिंग होगी। तो इनकी क्रमागत संख्या बतानी है। अब बताओ क्रमागत का मतलब क्या होता है। क्रमागत का मतलब जो संख्या दी गई है उसमें 1 जोड़ दो, क्रम से आ जाएगी संख्या। तो बताओ, पहले संख्या में 1 जोड़ दो, 20 में 1, 21, ऐसे इसमें सब जोड़ोगे तो सब में 1 1 बढ़ता हुआ चला जाएगा, है ना। तो जो भी आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, उत्तर आप बताएंगे। अगला, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। 0 में 5 जोड़ो कितना आएगा, 5 आएगा, बहुत ईजी है। 0 में 0 जोड़ो कितना आएगा, 0 आएगा, सही है ना, बहुत ईजी है सब। तो इसमें इसको जोड़ेंगे
तो कह रहा है कि 895 आया। अब बताओ यहाँ कितना रखें कि ये बराबर आए, इधर वाला पक्ष, इधर तो ये मान दिए गए हैं, इधर 895 दे, इसमें कितना जोड़े कि इसके मान के बराबर आए, तो कितना 750। जैसे आप पढ़ चुके हैं ना कि a प्लस बी बराबर क्या होता है, b प्लस a, यही तो होता है। तो ये नियम लग गया यहाँ पे, ठीक है। बताओ कौन सा नियम है, कमेंट करके बताएं आप, इसमें कौन सा नियम लगा, ठीक है। योग का कौन सा नियम लगा है, ये जल्दी बताएंगे। तीसरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसको गुणा करना है, 1 से गुणा करना है, दी गई ये संख्या है एक पूर्ण संख्या, इसमें एक पूर्ण संख्या 1 से गुणा करना है। तो बताओ कितना आएगा, 1 से जिस संख्या में गुणा करोगे तो वही आ जाएगा, मतलब 90,535 ही आ जाएगा, सही है ना। ये 35 है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम, अगला क्वेश्चन बताएंगे आप। बस थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं, ज़्यादा नहीं है, आप रुके रहेंगे और बता के ही पूरा जाएंगे जी। आप बताओ भैया, जीरो को भाग करना है, इधर देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 20,000 50 से। जीरो को भाग करो 20,000 50 से, जीरो को चाहे 1,00,000 से भाग करो, कितना आएगा बताओ। जीरो को चाहे जिस संख्या से भाग करो, मान लो हम ए से भाग करते हैं तो कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा ना, सही है ना, यस 0 ही आएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए बताओ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसको बताइए कि a फिर माइनस लगा है ब्रैकेट में b माइनस सी बराबर a माइनस बी ब्रैकेट के बाहर माइनस सी, जहाँ a b c क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं, सभी के सभी सदैव सत्य होता है। जल्दी बताएं ये सत्य है या असत्य है, जल्दी। 3 संख्याएं हैं, तीनों की तीनों पूर्ण हैं, है ना। और ये बताइए कौन सा नियम है लिखा है ये वाला, है ना, ये कौन सा नियम है, ये अभी आप पढ़े थे, नियम भी बताएं और ये बताएं कि ये सही है कि नहीं है, सत्य है कि असत्य है, जल्दी बताएंगे। इसका उत्तर हम नहीं बताएंगे, अब आप बताएंगे जल्दी, है ना। चलिए बताओ, सही होगा। मान लो 1 2 3 संख्या ले लें हम, तो सही हो जाएगा, नहीं होगा ना, यस ये सत्य नहीं होता है। हमेशा के लिए बात कर रहा है कि सत्य होगा, तो नहीं होगा, ठीक है। आगे देखो, पूर्ण संख्या की भी बात कर रहा है, तो पूर्ण संख्या तो पता है, आप अभी पढ़ के आए थे। आगे, क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं a और b के लिए a भागे b प्लस a बराबर a संभव है। 2 संख्याएं आप ले लीजिए और इस नियम पर आप लगाइए और ये बताओ कि क्या ये संभव है कि नहीं है संभव, जल्दी बताएंगे आप, बहुत ही तेज़ी से। चलिए हम संख्या मान लेते हैं, 1 को a मान लेते हैं और b को मान लेते हैं, मान लेते हैं 2। 1 भागे क्या करना है 2, ये हो जाएगा b, यहाँ पे b का मान 2 है, और प्लस फिर करना है b, मतलब प्लस 2 करना है, तो बराबर क्या आए, a आए, मतलब यहाँ पे a लाना है, मतलब 1 आए। क्या ये आएगा, संभव है, बताओ जल्दी से, इसको सॉल्व करो। 1 को 2 से भाग करो, कितना आएगा, कितना आएगा 0.5 आएगा, आएगा ना। 0.5 में 2 जोड़े आप, कितना आएगा, तो 2.5 आएगा। और जबकि ये कह रहा है कि a आएगा, मतलब 1 आएगा, 1 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताओ, अगला देखिए जल्दी से। ये दिया गया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 5,04,099 दिया है, 5,04,099। इसकी परवर्ती संख्या बताना है, जिसको आप पहले ही इसके पहले वाले एक्सरसाइज में पढ़े थे और आज भी मैंने बताया था। बताइए कितना होगा इसमें, कौन सा ऑप्शन सही होगा, केवल ऑप्शन बोले जल्दी से, कौन सही होगा, जल्दी। कौन सही हो रहा है, कमेंट करके बताएं। चलिए ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिया हमने, जल्दी बताओ, जल्दी क्या सही होगा इसमें, चारों ऑप्शन में कौन सही होगा। अगला, ये संख्या दी गई है 78,950, इसकी पूर्ववर्ती बताना है। पूर्ववर्ती मतलब इसके पहले वाली संख्या, इससे जो जस्ट एक पहले आए, वो संख्या कौन होगी, कौन होगी, एक कम करें, 78,949, सही है ना, ये सही हो जाएगा। 5 नंबर बताएंगे आप जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 7, बताओ 7 में कितना आएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से पूर्ण संख्या है, बताओ इसमें कौन संख्या पूर्ण संख्या है, जल्दी। क्या 2 पूर्ण संख्या है, 10 है, 50 है, जल्दी बताएं आप। यस, इसमें कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा, उपयुक्त सभी, क्योंकि यहाँ पर ये सभी के सभी जो है पॉजिटिव नंबर्स में दिए गए हैं, पूर्ण संख्या में दिए गए हैं, ठीक है ना। तो ये सभी के सभी यहाँ पूर्ण संख्याएं हैं, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला बताओ 8 नंबर, योग का तत्समक अवयव है,
योग का तत्समक अवयव क्या होता है? जल्दी बताएंगे आप। योग का तत्समक अवयव क्या है? तत्समक अवयव का मतलब क्या होता है? योग में की संख्या में एक जोड़ने पर उसका मान वही आ जाए, है ना। तो बताएं कौन होगा इसमें? योग का तत्समक कौन होता है? 1 होता है, 0 होता है, -1, या ये? आप बताएंगे जल्दी से। आपका आंसर हम बताएंगे अभी कमेंट में। आप बताइए जल्दी से। ये सही होगा, ये सही होगा, ये सही होगा, या फिर ये सही होगा? 1 सही होगा, -1 सही होगा, 5 सही होगा, 0 सही होगा? कौन सा होगा सही? जल्दी बताएं आप। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 3 + 3 = 6, मतलब 6 दिया है। तो निम्नांकित में से बताओ ये किस नियम का पालन कर रहा है? जल्दी बताएंगे। मतलब यहाँ पे दो संख्याएं दी गई हैं, a + a बराबर कितना? 2a, दोनों जुड़ा है ना। तो बताओ ये किस नियम का पालन कर रहा है? जल्दी बताएंगे आप। पहला है योग का संवरक परगुण, परगुण अभी आप पढ़ के आए थे। योग का क्रम विनिमय परगुण, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसके बाद, लास्ट पेज है। बताओ इसमें कौन सा होगा? क्रम विनिमय में क्या होता है ना, दो संख्याओं का क्रम बदलने पर उनका योग अगर हम निकालें तो उसका मान सेम आए तो वो होता है। तो यहाँ पर भी तो वही लग रहा है। क्यों? सही है ना? सही है। कौन सही होगा? जल्दी बताएं आप, फंस गए। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम। ये उसी के एग्जाम दिए गए हैं, और जो 4 ऑप्शन थे ना, 2 दिए थे उधर, 2 इधर दिए गए हैं। योग का साहचर्य नियम लागू होगा या फिर इनमें से कोई नहीं? आपको ये बताना था कौन सा नियम लागू हो रहा है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है ये। 1 घंटे के अंदर ही कवर कर लिया हमने पूरी एक्सरसाइज को ही, ठीक है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? शेयर करना, सब्सक्राइब कराना, है ना। और लाइक ज़रूर करके जाना, और कमेंट भी कर दिया करें आप लास्ट में। क्लास से जाने के बाद भी जो है आप कमेंट ज़रूर छोड़ के जाया करें, ठीक है ना। और मैं आपका जवाब दूंगा आगे। देखो इसका मान बताओ कितना होगा? 3 × 4 + 5, इसका मान बराबर है किसके बराबर है? जल्दी बताओ। 3 है प्लस कितना है? 4 है प्लस कितना है? 5 है। ये बहुत इजी एक्सरसाइज थी ना, बहुत ही इजी। लेकिन जिसके प्रगुण है उनको आप तैयार करना, क्योंकि एग्ज़ाम में फंसाने के लिए प्रगुण पूछ लेता है कि कौन सा लगेगा, तब वहाँ दिक्कत होती है। तो वो डिटेल से आप लिख लेंगे और कई बार आप पढ़ लेंगे, आपका तैयार हो जाएगा, बढ़िया नंबर आएगा। मैंने इसीलिए कहा ना, गणित में आप 25 में 25 ला सकते हैं बहुत आराम से। तो बोटमास के नियम के अनुसार पहले जुड़ेगा 5 4 9, और 9 और 3 कितना? 12। तो इसमें कौन सही हो सकता है? इसमें तो जोड़ के दिया नहीं है, वैसे जोड़ तो 12 आएगा। कौन सही होगा? क्या ये सही होगा? 3 × 4, 4 × 3 12 और 5 17। ये तो गलत हो गया, जबकि इसका मान क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए। तो देखो कौन किस में आएगा? 4 × 3 12, 5 × 3 15, 15 और 12 जोड़ेंगे कितना आएगा? 27। तो ये भी गलत हो गया, ये भी नहीं सही है। 3 + 4 × 5, तो बताओ पहले गुणा होगा बोटमास के नियम से। तो 5 चौक 20, 20 और 3 23। तो ये भी तो नहीं आ रहा है। ये देखो 4 × 3 12, 12 पंचे 60, 4 × 3 12, 12 पंचे 60। ओ भाई साहब ध्यान देना, रुक जाइए। यहाँ पे गुड़े का सिंबल लगा है, हमने ध्यान नहीं दिया। यहाँ गुड़ा लगा है, गुड़ा। तो क्या हो जाएगा? 5 4 9, 9 तिरिक 27। जो 27 आएगा वही सही होगा इसमें। तो इसका जोड़ कितना आया था? 4 × 3 12, 5 17। तो ये तो गलत है, सही है, मतलब ये गलत ही रहेगा, ठीक है ना। 4 × 3 12 और 5 × 3 15, 15 और 12 कितना? 27। तो यार यही ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना, दूसरा वाला। हमने ध्यान नहीं दिया था यहाँ पे, सॉरी। बाकी इधर सबका देखो, 20 4 पंचे 20, 3 23, ये भी नहीं आएगा। 4 × 3 12 पंचे 60, ये आ रहा है 60, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहीं पे होती है हमारी ये क्लास समाप्त। आप कमेंट करके बताना कैसी लगी आज की क्लास। और हाँ, वीडियो बनाने में आपको पता है बहुत मेहनत लगता है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर भी कर दिया करें, कमेंट भी करके जाएं, ठीक है ना, और लाइक भी कर देना, ठीक है। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।